हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के अंदर की कहानी जो कोई आपको नहीं बताता है। 2022 का बिग मूवी ड्रामा। जी हां, निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल, कल के लिए बेहतरीन स्टॉक। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। पेटीएम की कहानी को जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, फिर उसके मीड में आना पड़ेगा और तब प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो पूरी चीज़ों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो लर्निंग और अर्निंग का एक बेहतरीन संगम मिलेगा। देखिए, आपको पता होगा भारत सरकार द्वारा हाई वैल्यू करेंसी नोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। तो वहां पर कहा जाता है कि 86% कैश को सर्कुलेशन से बाहर जब किया गया तो उसके महज 3 महीने बाद, और ये जो 86% कैश है वो वैल्यू के बेस पर है, ध्यान से समझिएगा, वैल्यू के बेस पे है। तो उसके महज 3 महीने के बाद, अगर आपको याद हो तो आदित्य पुरी जी, जो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ थे उस समय, उन्होंने कहा था कि डिजिटल वैलेट का कोई फ्यूचर ही नहीं है। आप ऐसा बिजनेस नहीं चला सकते जो 5,000 रुपए के बिल पर 250 रुपए के कैशबैक की बात करे। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें बदली, चीज़ बदला, लेकिन एक फैक्ट जो आज तक नहीं बदला 5 साल के बाद भी, कि डिजिटल वैलेट की खुदरा पेमेंट में आज भी 1% से कम की हिस्सेदारी है। लेकिन इंडिया के मार्केट में पेटीएम ने खुद को फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन कह लीजिए या वन स्टॉप शॉप में तब्दील करके अच्छा खासा काम किया है। यहां पर जो मिसिंग है, काम तो किया लेकिन कब तक कर सकेंगे। प्रॉफिट तो आना चाहिए, प्रॉफिट है ही नहीं। कंपनी को अपनी बिजनेस की वैल्यू के बारे में बताने के लिए, इन्वेस्टर को समझाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ रही है, बट इन्वेस्टर तो छोड़ो, बड़े से बड़े एनालिस्ट इसके बिजनेस को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये खेल क्या चल रहा है, खेल कैसे हो रहा है। लिस्टिंग के बाद से शेयर लगातार गिर रहा है, सिर्फ आज आपने देखी कि तेजी हुई है। तो एक दशक से पुरानी कंपनी के लिए, एक दशक से पुरानी कंपनी बोला हूं, 2009 में शुरू हुई थी। इन्वेस्टर ने जो पैसा इसमें लगाया, अब उनको रिटर्न चाहिए, क्योंकि कब तक कोई कैश इसमें डाल सकता है। तो 2009 में शुरुआत हुई, लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 नवंबर में, उसके बाद रियल में लोगों ने पेटीएम को जाना, और उसके बाद पेटीएम लोगों की जुबान तक पेटीएम करो के तौर पे पहुंच गया। पेटीएम को एंड फाइनेंशियल, सॉफ्टबैंक, ब्लैकस्टोन, बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफे सर की कंपनी है, और सेफ पार्टनर्स जैसे दिग्गज इन्वेस्टर से कई राउंड में पूंजी मिली। यहां पे पूंजी की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 तक टोटल 19,000 करोड़ रुपए जुटाए। इस 19,000 करोड़ में 13,200 करोड़ रुपए लॉस कर चुके हैं। यहां पर उन इन्वेस्टर के लिए बहुत ही लकी रहा जो आईपीओ के जरिए अपने हिस्से को बेच के मोटे मुनाफे पे निकल गए, क्योंकि आईपीओ के जरिए 18,000 करोड़ में से आधा इन्वेस्टर के पास चला गया, जिन्होंने बेचने का विकल्प चुना था, और जिन्होंने नहीं चुना वो आज भी अफसोस कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं बेच के निकले। यहां पर पेटीएम का पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस अभी भी रेवेन्यू में 80% का योगदान करता है, जिसके जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाता है। यहां पर 20 और 21 में दोनों के रेवेन्यू में 7%, 6% की गिरावट रही है। 7% और 6% की गिरावट रही है, और 2022 के शुरुआती 9 महीनों में कुल रेवेन्यू 3,424 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% ज़्यादा है। पेमेंट बिजनेस रेवेन्यू 25% ज़्यादा है। इससे यह पता चलता है कि पेमेंट बिजनेस में सुधार हो रहा है। लेकिन जो उनका पिछला प्रदर्शन है उसमें कहीं विश्वास नहीं आ रहा, क्योंकि कई सारे इन पे वो भी आ गया, डेटा शेयरिंग का आ गया, चाइना से डेटा शेयरिंग का आ गया। वहां पर पेमेंट गेटवे, वॉलेट्स, यूपीआई, मर्चेंट पेमेंट सर्विस से भुगतान में लगातार कमी आ रही है। कंपनी खुद कह रही है कि पेटीएम के जीएमवी में आधी से ज्यादा हिस्सेदारी यूपीआई की है, और सरकार ने 2019 में यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 कर दिया। जब रेवेन्यू के मोर्चे पर मुश्किल हो रही है तो कंपनी अपना नुकसान घटाने के लिए फिर क्या करेगी? कॉस्ट घटाएगी, और कॉस्ट की कमी से ज्यादा मदद होती हुई पेटीएम के मामले में दिख नहीं रही है, क्योंकि वो इस चीज में भी लगे हुए हैं। पेटीएम की सबसे बड़ी लागत पेमेंट प्रोसेसिंग फी है, जो वीजा, बैंक, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कार्ड नेटवर्क्स को उनके ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग फी के लिए देना पड़ता है।
उनका अगला जो सबसे बड़ा खर्च है आप सब भी जानते हैं, मार्केटिंग, प्रमोशनल कॉस्ट, जहां पे वो लगातार लगातार बहुत ही बेहिसाब तरीके से खर्चे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां भी कटत करने की कोशिश की है। कॉस्ट बढ़ने से पेटीएम का घाटा बढ़ गया। तो यहां पर ये जितनी भी डेटा फैक्ट आपने समझे जाने, इन सब से एक समरी ये निकाली जा रही है कि 2030 तक ये प्रॉफिट में आ सकता है, 2025 तक इबिटा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या इसके वैल्यूएशन अब जाकर सही हुए? तो इस बात में कहने में कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि ये जो 2150 रुपए के आईपीओ प्राइस पे लेके आए थे और वहां पे जो 521 का लो लगा है, वैल्यूएशन इसके जस्टिफाई हो चुके हैं, जो रियल वैल्यूएशन है वो आ चुका है। अब आती है मार्केट में निगेटिविटी की कहानी। वो निगेटिविटी अगर दूर हो जाए तो वो इसके लिए एक फायदा कर सकती है। लेकिन यहां पर ओवरऑल अगर आप देखो तो एक बार लो लगा 521 का, दूसरे बार भी लो लगा 521 का, यानी मोटा मोटा मान के चलो कि टेक्निकल बेस में बात करें तो मोटा मोटा मार्केट 510 520 के पास के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट हुई है, उस गिरावट में अगर इस लो को अगर इसने होल्ड किया तो आपको इस लेवल से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। जी हां, बिल्कुल मिल सकता है। तो यहां पे अब आपको जो कहते हैं ना कि एक नजर वाला पॉइंट 520 510 का जो सपोर्ट लेवल है वो होल्ड करता है। स्टॉक क्यों नहीं चला, उसके अंदर की सारी कहानी को इन शॉर्ट मैंने बता दिया। डिटेल के लिए तो आईपीओ जब इसका आया था, जो दोस्ती वहां से कराई थी, आप वहां से देख लीजिएगा, आपका सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा पेटीएम का पूरा डाउट क्लियर कर दिया हो मैंने। कोई अगर डाउट बचा हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसको कवर कर देंगे, आपको बताएंगे जरूर। अब हम बात करते हैं 2022 के बिग मूवी ड्रामे की। उससे पहले थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्यार लगता है हमें ऐसे कंटेंट को लाने के लिए, तो आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। देखिए, जिस स्टोरी को हम कवर करने जा रहे हैं ये स्टोरी पूरी फिल्मी है, जहां दो हीरो के बीच ईगो की लड़ाई चल रही थी और एक कह रहा था हम बड़े तो दूसरा कह रहा था हम बड़े। गेस कीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में सही नाम तो बता दीजिए। जी हाँ, हम सही बात कर रहे हैं। जी और सोनी के मर्जर के बाद से इन्वेस्को ईजीएम बुलाकर 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करने की बात कर रहा था और वहां पे ईगो की लड़ाई चल रही थी इन्वेस्को और जी के प्रमोटर के बीच, जो सुभाष चंद्रा जी हैं और जो उनके बेटे हैं उनके बीच। जो ऐसा ट्विस्ट और टर्न मामला है जिसको पहले समझ लेते हैं कि अगर आप इन्वेस्को को नहीं जानते हैं तो आप ये जान लीजिए कि इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड है। यहाँ पर कंपनी जो ये इन्वेस्को है इसके पास जील में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग है, सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। मीटिंग इन्होंने इस आधार पर बुलाई कि इन्वेस्को को लग रहा था कि कंपनी सही तरीके से नहीं चल रही है और जिस तरीके से चल रही है उसके लिए कहीं ना कहीं एक मीटिंग की ज़रूरत है, कुछ एक्शन की ज़रूरत है। और वहाँ पर जी के बोर्ड से कहा गया था कि 3 डायरेक्टर को हटाया जाए, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम था, जो सबसे बड़ी खेल थी, वो था पुनीत गोयनका का और यही वो ड्रामा था। फाइनली अब ड्रामा ओवर होता नजर आता है क्योंकि इन्वेस्को जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं उन्होंने कहा कि बोर्ड में परिवर्तन की जो चेंज की मांग कर रहे थे उनको हमने छोड़ दिया है और इसके बाद आपने 16% की तेजी देखी। रियलिटी में देखा जाए तो एक भी वैलिड रीजन मार्केट में नहीं है, ना कंपनी की तरफ से है कि भैया हमने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया, हमने इतना तमाशा खड़ा किया, इतना बड़ा ड्रामा हुआ, स्टॉक की पिटाई हुई। लेकिन इस पिटाई के बीच जो इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट निकल के आ रहा है जिसको आप लोग नहीं देख रहे हो, वो ये है कि जब जी और सोनी के मर्जर की न्यूज़ आई थी स्टॉक में बहुत तेजी हुई। राकेश झुनझुनवाला ने जब पोजीशन बनाई स्टॉक में बहुत तेजी हुई, लेकिन जब इन्वेस्को ने अपोज किया उस अपोज के बाद स्टॉक में गिरावट हुई। फंस गए कौन? सिर्फ रिटेल वाले, क्योंकि उनको लगा अब जिल और क्या सोनी की डील हो गई और राकेश झुनझुनवाला ने ले लिया। तो क्या है बिग लर्निंग, आज किसी ने भी लिया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन रिटेल वाले जो समझो टॉप पे 365 से लिए हुए और वहां पे 215 का लो लगा देना, तो कहां से रिटेल वाले होल्ड कर पाएंगे? तो यहां पर जो सबसे ज्यादा कमा के निकलते हैं वो बिग प्लेयर कमा के निकलते हैं सिर्फ इस अंदर अंदर की न्यूज के गेम में। और इसमें डेटा फैक्ट जो इंटरनल न्यूज है वो साफ कहती है कि बहुत बड़ा गेम मैनिपुलेट हुआ है। वो भले बाहर ना आए, वो अलग कहानी है।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ इस तरह की न्यूज़ बेस में कभी भी पोजीशन मत बनाइए कि किसी बड़े प्लेयर ने ले लिया है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कभी मत कीजिए। ये एक बिग लर्निंग के तौर पे लीजिए तो फ़ायदा रहेगा। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और बेहतरीन स्टॉक पर। बैंक निफ्टी कल के लिए बेहतरीन शेयर, उससे पहले टाटा पावर की ये वीडियो लाइव हो चुकी है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और एक वीडियो ऑपरेटर की सीक्रेट टेक्निक, ये वीडियो तो एक ऐसी आई ओपनर वीडियो है जो पता नहीं ये वीडियो कब डिलीट हो जाए, कई सारे मेल भी आने चालू हो चुके हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में कल जिंदल स्टील बिरला सॉफ्ट जो दिए गए थे उसमें पैसा बना, ट्विटर पे अपडेट कर दिया गया था। उसके बाद जो ईगल स्ट्रेटजी हमने फ्री में दे रखी है उससे पैसा बना, वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप लोगों को दी गई है उसमें पैसा बना, वो दे दिया गया था। और किस तरीके से स्टूडेंट कोई भी सीख सकता है कि कमिटमेंट, वहाँ पर किस तरीके से गर्ल्स पावर भी आगे आके सीख रही हैं उसका फीडबैक आपके सामने है। यानी जो भी गर्ल्स हैं अगर डरती हैं तो ट्विटर पे जाके वो फीडबैक की वीडियो देखें और मोटिवेशन लें। क्यूमिल्स कल दिया गया था, उसमें पैसा बन गया। तो इस तरीके से ये लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पैसा बना। तो क्या है कहानी, किस तरीके से आप लोग कमाते रहें और भाई को दुआ में याद देते रहें, हमने आपके लिए हर चीज़ कर रखी है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल पर, जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 350 और 500 इसके रेसिस्टेंस को कंसिडर कीजिए। नीचे में जो सपोर्ट लेवल है उसको 825 का, 16,825 का पकड़ के चलिए और 16,950 के पकड़ का चलिए। इसके अलावा कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो आज बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा अंडर प्रेशर था, जहां पे ये 35,450 के पास एरिया में आया और वहीं पर क्लोज हुआ है। तो जैसा कि हम आपको कहते हैं यही इसका एरिया है जिस पे हमें नज़र रखनी है, यही इसका। और ऊपर में जो रेसिस्टेंस है वो 37,000 के पास का है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में यही लेवल। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर, जहाँ पे आज जैसे बिरला सॉफ्ट, जिंदल स्टील एंड पावर में आपने चौके छक्के लगाए, वैसे ही कहाँ कहाँ चौके छक्के लगा सकते हो। उससे पहले अगर आपको जानना हो कि लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से निफ्टी के अलावा और कहाँ पे भयंकर वाला काम करती है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सुपर हिट काम करती है, तो 25 तारीख की क्लास में नाम उसको हम बताएंगे। तो निफ्टी की तरह आप उसमें काम करके पैसा कमा सकते हो। उसके अलावा जो रोबो और ईगल है वो भी निफ्टी के अलावा एक और चीज़ पे काम करती है, आप उसका नाम भी हम आपको बताएंगे 25 तारीख की क्लास में, जिस पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा। यानी आपके स्टॉक सिलेक्शन की प्रॉब्लम दूर, 10 20 50 नहीं, सिर्फ एक एक नाम पकड़ोगे और एंजॉय लोगे। साथ में इस 25 तारीख की क्लास में बेसिक से एडवांस की दुनिया, विद हैंड होल्डिंग, विद लाइव ट्रेडिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन, कोई भी सीख सकता है। आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, दिन भर मार्केट नहीं देख सकते, वहाँ पर रात में जैसे हम आपके सामने स्टॉक सेलेक्ट कर कर देते हैं, क्यों देते हैं, यही तो बताने के लिए कि स्टॉक सिलेक्शन मक्खन वाला होता कैसे है। ये देखिए लाइव प्रूफ, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे और अगले दिन 1 घंटे में पैसा कमाओ, घर जाओ, बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिलेगी 25 मार्च की क्लास में। यानी एक ऐसी लाइफ चेंजिंग क्लास होगी आपके लिए, नुकसान को आप करेंगे बंद और प्रॉफिट कमाना करेंगे शुरू। यानी नौकरी से आज़ादी की तरफ, सेकंड अर्निंग की तरफ एक कदम ले पाएंगे। और ट्रेड करते समय डर नहीं लगेगा, धक धक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं और किस कारण से कर रहे हैं। तो 9708094321 नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और बात करके स्टडी मैट लेना बिल्कुल मत भूलिए। अब चलते हैं बिरला सॉफ्ट पे। अब देखिए, कल भी बिरला सॉफ्ट, आज भी बिरला सॉफ्ट, आप लोग रोज नई नई जगह परेशान होते हो। बिरला सॉफ्ट 470 के ऊपर चला, 482 तक आया, अब इसमें नेक्स्ट इसका मेक और ब्रेक 488 का है। 488 पकड़ के चलिए, तो ये पहला हो गया और बाकी जो नीचे का 470 का सपोर्ट है वो तो है ही। उसके बाद दूसरा अगर हम देखते हैं तो टेक महिंद्रा में ऑलरेडी 1530 का सपोर्ट था और इसमें अब तेजी होने के लिए 157273 के ऊपर चलना ज़रूरी है। ऑलरेडी देखिए किस तरीके से स्टॉक आराम से सेलेक्ट होते हैं और आप लोग कितना परेशानी लेते हो। रिलायंस में हमने क्लियर बोला था कि रिलायंस में जो पहली हमने एंट्री आप लोगों को करवाई थी यहाँ 2450 के ऊपर करवाई थी और अब ये दूसरी एंट्री के लिए हमने आपको 2565 2570 बताया था और आपके सामने रिजल्ट है। तो यही कहानी सेम 2565-70 के ऊपर में रिलायंस अगेन अच्छा है, लेकिन इसका हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर कल इसने तेज़ी करनी है तो इसका हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। नायका की बात करें, अगेन नायका
नाइका में 1580 का लेवल था, 1580 के ऊपर 96 का हाई मारा। अब कल तेजी होने के लिए इसे 96 यानी 1600 के ऊपर में चलना जरूरी है, 1600 के ऊपर में चलना जरूरी है। उसके बाद देखिए क्यूमिंस, आज क्यूमिंस में भी पैसा बना और वापस से कल भी क्यूमिंस पे, क्यूमिंस का 1065 का सपोर्ट था, वो एज इट इज़ वैलिड है, लेकिन अब इसमें तेजी होने के लिए 1115 के ऊपर चलना जरूरी है। तो 1115 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा कॉर्प की, जहां डेल्टा कॉर्प में अगर तेजी होनी है तो इसे 320 के ऊपर चलना जरूरी है और इसका सपोर्ट लेवल 302 के पास का है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है मिंदा कॉर्प, मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन आपके सामने है, 215 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। अब आप सोचिए, आप परेशान रहते हैं दिन भर इंडिकेटर लगा के, अरे कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, यहाँ पे कितना समय लगता है और स्टॉक भागता है घोड़े की तरह। तो आप भी बिल्कुल यही सीखेंगे और खुद के बॉस बनेंगे, तभी सही डिसाइड कर पाएंगे। तो बिंदास ज्वाइन करें, 9708094321 पे कॉल करें, पैसे कमाते रहें, लेवल इसीलिए दे रहे हैं, और कमाते कमाते भाई को दुआ में याद करते रहें। थैंक यू।